नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन-कौन सी हैं और उन विशेषताओं के आधार पर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, उसका हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। 1-2 बार ये वीडियो को आप देखेंगे तो कम से कम यहाँ से संविधान के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से फिक्स रहता है कि भारतीय क्योंकि ये बेस है संविधान का, उसकी विशेषताओं से संबंधित है। तो आइए देखिए मूल उद्देशिका में संविधान को कैसा राज्य बनाने का संकल्प पारित किया गया है, संकल्प लिया गया है। तो क्या किया गया है कि हम भारत को क्या करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक क्या करेंगे, गणराज्य बनाएंगे। जैसा कि उद्देशिका जो है उसके संविधान उद्देशिका से पूरे संविधान की आउटलाइन पता चलती है। जैसे आप उद्देशिका देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यही देखिए यहाँ पे दिया गया मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प पारित किया गया है। तो यही दिया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसको क्या किए गए हैं, संकल्प ले रहे हैं। कौन? हम भारत के लोग, हम सभी लोग जो जितने भी भारत के लोग हैं। आगे देखिए, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में ये शब्द जोड़े गए थे। कौन? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। ये पूछ लेता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष या अखंडता किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे। आगे देखिए, किस वाद में कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। तो इनरी बेरुवाड़ी के मामले में 1960 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो संविधान की उद्देशिका है वह संविधान का अंग नहीं है। कब, किस मामले में कहा? इनरी बेरुवाड़ी के मामले में। लेकिन इसी को उसने अपने फैसले में 1973 में अपने फैसले को पलटते हुए केशवानंद भारती के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, जो प्रस्तावना है वो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका को, इंट्रोडक्शन जो उसका है, प्रस्तावना है कि जो संविधान निर्माता हैं उनका टोटल जो मूल आता है वो किसमें निहित है? उद्देशिका में निहित है। आगे देखिए, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया? केशवानंद भारती मामले में इसमें प्रावधान किया गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, हालांकि उसके जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको घटाया नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए यही घोषित किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए बनाने के लिए। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे, बेसिक डॉक्ट्रिन जो है, इसको कब चर्चा में आया था, किस वाद में दिया गया इसका अवधारणा? तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो कौन बना रहा है? भारत के लोग बना रहे हैं। तो सर्वोच्च सत्ता किसमें है? भारत के लोग में है, यानी कि भारत की जनता में है। आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए अखंड भारत है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? तो भारत में कोई भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं है, सबको क्या है? समान रूप से सम्मान प्रकट किया जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों और आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई? तो ये देखिए जो किया गया है, उद्देश्य और उसके जो आदर्श हैं उसकी व्याख्या आपको मिलती है मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत और मूल कर्तव्य में। मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्य में दिया गया, क्या दिया गया है? उसके उद्देश्य और उसके आदर्श। आगे देखें, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राज्य कौन सा है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। देखिए कितना अच्छा दिया गया है, ये संविधानविद सुभाष कश्यप जी का ये कथन है।
यही सब पूछ लिए जाते हैं। सोशल के भी पेपर में आ जाता है, समाजशास्त्र के पेपर में आ जाता है। ये किसका कथन है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ये क्या है? संप्रभुता है। आगे देखिए, इसको देख चुके हैं पहले भी। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष और अखंडता है, तीनों कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो सिर्फ एक बार, 1976 में। और ये देखिए लागू कब, कुल मिला के पूछ रहा है कि कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो कब बना? जब संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से अंतिम रूप से। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के क्या होगा? निर्वाचित होगा। देखिए, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और किसके द्वारा? संविधान सभा किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय जनता द्वारा। ठीक है, कि भारत की जो जनता है वो अपने ऊपर स्वतः अंगीकृत करती है, उसको लेती है, उसको फॉलो करेगी। भारत संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो यही देखिए, जब आप पढ़ते हैं आगे, सामाजिक आर्थिक न्याय, 3 प्रकार का ये न्याय क्या करती है? मुहैया कराती है। और प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रकट करती है? तो देखिए, विचार, अभिव्यक्ति यानी मत प्रकट करने की, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने हो गए? 5 हो गए। 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो किसमें? ESR मुंबई बनाम भारत संघ के वाद में। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के क्या है? लोग हैं। आइए देखिए, बहुत ही बढ़िया कथन है। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां? अभी आपने स्टेटमेंट वाले में देखे हैं, पहले ही पेज में। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। अब लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग 450 से ऊपर हैं। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियों, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। देखिए, प्रथम अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1951 में। 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन के द्वारा रखा गया? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। अब आपको एक प्रश्न दे रहे हैं कि 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है, इससे क्या, किससे रिलेटेड है, इसमें क्या दिया गया? आप लोग कमेंट करके इसमें बताइएगा। भारतीय संविधान के बृहद होने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण ये है कि यह संघ और राज्यों की सरकारों, उसके अंगों व कार्यों का विस्तृत वर्णन दिया गया है कि संघ किस तरह से कार्य करेगा, राज्य सरकार की क्या क्या सीमाएं हैं, उसके साथ साथ उसके जो अंग है, विधायिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, और जो अन्य है न्यायपालिका है, और लोकल लेवल पे पंचायती स्तर के, इसलिए इतना विस्तृत संविधान बना है। आगे देखिए, भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो डेमोक्रेटिक संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, पार्लियामेंट्रियन। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण वकीलों का स्वर कहा है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत का राष्ट्रपति किसके समान होता है? ब्रिटेन के सम्राट के समान। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? अभी आपने ऊपर देखा, संसदात्मक प्रजातंत्र है। कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। अमेरिका की कैसी शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहाँ के। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से लोग प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति है। यदि यह रूलिंग पार्टी लोकसभा में अपने बहुमत को खो देती है, विश्वास को खो देती है, तो उसको पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। आइए देखिए, संविधान के प्रमुख स्रोत बने कि संविधान में क्या क्या है, कहाँ कहाँ से संविधान लिया गया है। तो ज़्यादातर भाग क्या किया गया है? लगभग 70% भाग जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसी के से ज्यों का त्यों लिया गया है। भारतीय संविधान की विषय वस्तु तथा भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्टतः देखा जाता है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों के संबंध में 1935 में जैसे अधिनियम में विशेषताएं थी, हूबहू ऐसे ही यही तरह। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं यानी कि 200 आर्टिकल, जिन्हें या तो अक्षरशः या वाक्य में, रचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसमें लिया गया है। आइए देखिए, ब्रिटिश संविधान का क्या प्रभाव हमारे संविधान पर है, यानी वहाँ से क्या क्या लिया गया है। संसदीय व्यवस्था, ये सभी पूछ लिए जाते हैं। आपातकाल किससे लिया गया? डीपीएसपी किससे ली गया? संसदीय प्रणाली किससे ली गई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली गई? और विधि का शासन किससे लिया गया? ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो समझिए हर परीक्षा में संविधान के 2-3 क्वेश्चन यहाँ से अवश्य आने हैं। देखिए,
संसदीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय विशेषाधिकार, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, विधि का शासन, यही देखिए विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है और एकल नागरिकता, ये सब हमारे संविधान में किससे लिए गए हैं? तो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान का प्रभाव हमारे संविधान पर है। अमेरिका का क्या प्रभाव, यानी अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? मूल अधिकार लिया है वहाँ से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो व्यवस्था है, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग राष्ट्रपति पर करने की प्रक्रिया और न्यायिक पुनरावलोकन, इसे लिया गया है अमेरिका से। कनाडा से देखिए क्या लिए हैं? संघात्मक व्यवस्था, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भावना, जो प्रस्तावना उसकी भावना, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से देखिए महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। अभी तो यही ज़्यादातर है, नीति निर्देशक तक फट से लगा देते हैं आयरलैंड, लेकिन अब क्या है कि बदल के आ रहा है पैटर्न। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से हैं, क्या करेंगे, वोट करेंगे, ये सब की व्यवस्था वहाँ से ली गई। राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की जो प्रणाली है उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन, जापान से क्या किया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो इसमें लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, इससे लिया गया है। यूएसएसआर से, जर्मनी से क्या किया गया? आपात उपबंध को लिया गया है। आगे देखिए, अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो वहाँ पे क्या है? एकल कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति होता है, वो अपने मंत्रियों का चयन करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त करके इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसमें? 300 क में क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? ये किसको कहा है? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको ऑस्टिन महोदय ने क्या किया है? राज्य की आत्मा। भारत का संविधान कैसा है? न तो पूर्णतः कठोर है, न तो लचीला है, मिक्स है। किसका कथन है? भारतीय संविधान कठोर, अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, एक केसी वियर ने कहा है। किसने संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है? केसी वियर महोदय ने कहा है। ये देखिए स्टेटमेंट है, कथन है, ये सब परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा? सर आइवर जेनिक्स ने। ये परीक्षाओं में आते हैं कभी कभी, जब बहुत टाइट पेपर बनाते हैं तो यहाँ कथन स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो जो सोशल के जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, एजुकेशन के हुए, उसमें ये सब कथन वाले क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह प्रयोग किया गया है, तो राज्यों का एक क्या हो गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। कौन होगा? संघ की जगह प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। इसका कथन है भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया है। किसने कहा है? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइएगा संविधान की जो समिति बनी थी उसमें क्या थे? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट कीजिएगा। संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जैसे आपके संविधान में है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन। देखिए यहाँ पे संविधान से इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है इसमें दे दिए गए हैं और यहाँ से आते हैं परीक्षाओं में। अब देखिए कुछ संघात्मक और कुछ एकात्मक, उसके क्या लक्षण हैं ये दिया गया है। कभी इसमें से एक दो कथन दे करके, स्टेटमेंट दे करके आप पूछ लेता है ये संघात्मक लक्षण है कि एकात्मक लक्षण है। तो संघात्मक लक्षण में देखिए क्या है? शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन किसमें किया गया है? राज्यों और संघ में। लिखित संविधान है, वहाँ पर भी स्टेट के लिए क्या क्या विवरण है, राज्य के लिए क्या किया गया है, संघ के लिए क्या गया। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, ये सब संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण है? देखिए, एकल नागरिकता है, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है, आपातकालीन उपबंध हैं, जैसे आपातकालीन उपबंध लग जाएंगे तो सारी शक्तियाँ सेंटर में चली जाती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का एक जगह से
नियुक्ति होती है, उनकी परीक्षाओं द्वारा होती है, यूपीएससी जैसा आप लोग दे रहे हैं, और पूरे भारत में उनका सभी राज्यों में क्रियाकलाप चलता है, उनके काम किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। संसद की नए राज्य की निर्माण की शक्ति, राज्य सूची पर संसद को विधि बनाने की शक्ति, ये सभी चीज़ें जो हैं संविधान के एकात्मकता के भाव को लक्षण करती हैं। संविधान के प्रमुख लक्षण हैं, कैसे लक्षण हैं? एकात्मक संविधान के। आगे देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष थी पहले, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1889 के द्वारा कितना कर दिया गया? 18 वर्ष नियुक्त कर दी गई है, जैसा आप लोग जान रहे हैं। किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? अनिमास है, चित्त विकृति है उसकी, यानी पागल, कोढ़ी, दिवालिया वगैरह, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, अपराध या भ्रष्ट में है और अवैध आचरण करता है तो उसको वंचित किया गया है। देखिए, भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में, अनुसूची वाला वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं, भारत के संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र आते हैं। अब देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत क्या होगा कि भारत राज्यों का संघ है, ऐसा संविधान में घोषित किया गया है, कहा गया है। किसने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है? तो जी ऑस्टिन महोदय ने। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? संविधान की। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? तो क्या करता है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल की वह राय लेना चाहता है। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन कर सकती है, तो कैसे कर सकती है? साधारण बहुमत से करती है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से किया जाता है संशोधन के वीडियो में आप देखिएगा। आगे देखिए, संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? ये संविधान संशोधन करके। अभी आपने 2 साल पहले देखा कि बांग्लादेश के साथ कुछ हमारा इस तरह का था, तो बांग्लादेश के कुछ गांव भारत में आए और भारत के कुछ गांव बांग्लादेश में गए। तो किस तरह से किया गया? संविधान संशोधन के तहत। लगभग 101वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत किया गया। आगे देखिए, 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से था? बेरुवाड़ी मामले से। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया? तो बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र। ये देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग की गठित किया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। तो ये कौन से थे? श्री एस के धर समिति थी, उन्हीं के आयोग का गठन किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन सुझाव हेतु JVP समिति बनाई गई थी, माननीय जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और इसमें क्या करना था इन्होंने? भाषाई आधार राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकृत कर दी गई, किंतु उसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया इस संदर्भ में व्यापक जनाग्रह किया जाना चाहिए। इस समिति ने यह सुझाव दिया। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए रामनाथन किसकी हो गई थी? तो पोट्टी श्री रामल्लू की। और सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य गठित किया गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो फजल अली के। अन्य सदस्य थे KM पनिक्कर और HN कुजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ये सब देखिए, पूछ सकता है कि 1953 में भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित हुआ, कब हुआ था? प्रथम राज्य भाषा का आधार गठित होने वाला 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे? स्टेट में अध्यक्ष फजल अली थे। फिर उसके नीचे सदस्य में दे देगा, 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का? तो यहाँ पे देखिए 14 राज्य बने और 5 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। और मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्गों में, क, ख, ग और घ।
7वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। आगे देखिए, समझौतों द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेश से 1962 में किसको? ये पांडिचेरी को किया गया। और गुजरात को 15वें राज्य के रूप में 1960 में महाराष्ट्र से पृथक किया गया। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 के क्रम मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन कैसे बना। उत्तराखंड और झारखंड देखिए, तीनों राज्य सन 2000 में बने थे और वर्तमान में क्या है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात कहाँ पर कुल कितनी रियासतें हैं? देशी रियासतें थी 562 थी, और जिसमें से 559 ने स्वेच्छापूर्वक भारत में अपना विलय कर लिया था। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, यही 3 राज्य रह गए थे देशी रियासत, जिनको कि अलग अलग धाराओं द्वारा किया गया। जैसे जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे? जन्म संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया? तो बिहार, उड़ीसा और असम का गठन किया गया था। ये देखिए अंतिम पेज है। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो 5 हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है। दक्षिणी का कहाँ है? चेन्नई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद में है। आगे देखिए, नागरिकता का पहले भी आप लोग देखते हुए हैं कि 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब भारत में एकल नागरिकता है और संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 11 से संबंधित है। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से नागरिकता पारित की जा सकती है। तो 5 प्रकार से: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि विस्तार के द्वारा। और अंत किन प्रकारों से किया जा सकता है? उसकी समाप्ति, किसी अन्य देश को नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो समाप्त हो जाएगी भारत की नागरिकता, क्योंकि अपने यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। 2 देश की नागरिकता नहीं ले सकता है, या तो अपनी स्वेच्छा से वो क्या करे, नागरिकता त्याग दे, या सरकार द्वारा कोई ऐसा वो कार्य करता है, सरकार द्वारा उसको वंचित कर दिया जाए। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? ये 7 वर्ष। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान? अनुच्छेद 5 में। और किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अनुच्छेद 9। ठीक, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी में विधि बनाने की जो शक्ति है किसको है? संसद को है। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 में संसद द्वारा पारित? लक्ष्मीमल सिंघवी, यमएल सिंघवी समिति के सुझाव पर। आगे देखिए, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये पूरा वीडियो आपने देखा, इसको एक बार 2 बार देखें, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।